Question number 41. Mr. Rajiv is a sales officer in a company in Varanasi. He furnished the following particulars regarding his income for the previous year 21-22. Basic salary 25,000 per month, fully taxable. Dearness allowance 50% of basic salary. 50% ऑफ बेसिक सैलरी यानी कि सैलरी का पार्ट है, तो ये जो डी ए निकलेगा ये रिटायरमेंट पे सैलरी होगा. ट्रांसपोर्ट अलावेंस 1800 रुपीज़ पर मंथ फॉर कम्यूटिंग बिटवीन होम एंड ऑफिस, तो ये फुली टैक्सेबल होगा. अगर यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन होता कि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हैं, ड्राइवर होते या कुछ भी, तो फिर हम लोग इनको एग्जेम्पशन मिलता 70% ऑफ दिस अलावेंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज़ लेस. लेकिन यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नहीं है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट अलावेंस फुली टैक्सेबल. चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस फॉर 2 चिल्ड्रन 350 per month per child. He spent 10,000 towards the tuition fees of his children. ट्यूशन फीस पे कितना खर्चा किया है उससे मतलब नहीं है. चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस बोला है यहाँ पे कि 350 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, तो हमने पढ़ा है कि पर चाइल्ड पे 100 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्ट रहते हैं. और यहाँ 2 बच्चे हैं तो हम लोग पहले 350 इंटू 12 इंटू 2 कर लेंगे, इससे दोनों बच्चों की साल की अलावेंस आ जाएगी. उसके बाद उसमें से लेस कर देंगे 100 इंटू 12 इंटू 2, फिर उसका जो भी अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल अलावेंस रहेगा. द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड हिम विद द रेंट फ्री accommodation for which the company paid an annual rent of 70,000 rupees. कंपनी पे कर रही है रेंट, यानी कि हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है, तो इस केस में 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस. अगर फर्नीचर प्रोवाइड किया होगा तो उसका ही परसेंटेज ऐड कर देंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे. द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड द एमिनिटीज़ ऑफ फ्री लंच एंड फ्री रिफ्रेशमेंट इन ऑफिस, द कॉस्ट ऑफ विच इज़ 60 रुपीज़ एंड ₹30 पर डे रेस्पेक्टिवली फॉर 300 डेज. तो रिफ्रेशमेंट तो जो ऑफिस में मिलता है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है. लंच जो मिलता है वो 50 रुपये पर मील एग्जेम्प्ट रहता है. तो यहाँ बोला गया है कि 60 रुपीज़ पर डे चार्ज किया गया है मील का फॉर 300 डेज. तो 60 रुपीज़ में से 50 रुपये तो एग्जेम्प्ट रहेगा, केवल 10 रुपये टैक्सेबल होगा. तो 10 इंटू जितने दिन के लिए उन्होंने लंच खाया है 300 दिन के लिए, तो 10 इंटू 300 3000 डेज आ जाएगा. The company has given him a laptop costing 60,000 rupees for office and personal use. तो लैपटॉप अगर यूज़ करने के लिए सिर्फ दिया गया है तो इसलिए ये एग्जेम्प्ट रहता है. The company transferred a car to him for 2,50,000 on 1st August 2021. This car was purchased by the company for 5 lakh on 1st July 2019. तो जब कंपनी कार ट्रांसफ़र करती है एम्प्लॉय को तो उसका कैलकुलेशन हम करते हैं. सबसे पहले इसका एक फार्मूला मैंने आपको बताया था 107 पेज पे है, वो देख लेते हैं. जैसे इस क्वेश्चन में मोटर कार ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ कार ले लेंगे. तो जो भी कॉस्ट ऑफ कार थी, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ कार दे रखा है कि 5 लाख रुपए थी जब 1 जुलाई 2019 को. तो यहाँ कॉस्ट ऑफ कार आ गया 5 लाख रुपीज़. फिर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%. यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे लेते हैं, यानी कि जैसे 5 लाख है तो 5 लाख का पहले 20% निकालेंगे तो 1 लाख आ जाएगा. फिर 5 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे 4 लाख आ गया. अब फिर उसके बाद 4 लाख का 20% निकालेंगे, क्योंकि हमको 2 साल का यहाँ डेप्रिसिएशन लेना है ना. यहाँ पे 2019 में यहाँ बोला गया क्वेश्चन में कि 2019 में कार को परचेज़ किया गया था, तो फिर 2019 20 1 साल 21 2 साल के लिए 2 साल का हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, क्योंकि 21 में ट्रांसफ़र किया गया है इनको कार. और अगर यही चीज़ स्ट्रेट लाइन मेथड पे निकालना होता तो हम निकाल लेते सिंपली, लेकिन जब रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे निकालना होता है तो हम पहले कॉस्ट ऑफ एसेट में से एक बार डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, फिर जो अमाउंट आएगा उसमें से जैसे 4 लाख आ गया तो 4 लाख का 20% निकालेंगे, फिर वो अमाउंट लिखेंगे और उसको लेस करेंगे, तब आएगा कॉस्ट ऑफ कार. और फिर उसके बाद लेस करेंगे अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय ने भी पे किया है तो तब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स आ जाएगा. ऐसे ही कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होता है तो उस पर 50% टैक्स लगता है अगर ट्रांसफ़र किया गया है तो. और अदर मूवेबल एसेट जैसे कि फर्नीचर हुए तो उस पर केवल 10% लगता है. और स्ट्रेट लाइन मेथड तो यहाँ मोटर कार है तो 20% लगेगा डेप्रिसिएशन, ये फिक्स होता है, आपको याद करना पड़ेगा. और रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे लगता है.
उसके बाद दिया हुआ है द कंपनी कंट्रीब्यूटेड 15% ऑफ हिज सैलरी एंड डियरनेस अलावेंस टू हिज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है, तो कंपनी का अगर कंट्रीब्यूशन रहता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है, तो केवल 3% टैक्सेबल होगा। और यहाँ बोला गया है सैलरी एंड डियरनेस अलावेंस, तो यहाँ से भी हम अगर सैलरी और डियरनेस अलावेंस भी जा रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, इसका मतलब कि डियरनेस अलावेंस रिटायरमेंट पे होता है। वैसे भी यहाँ पे मेंशन था, अगर ऐसे लिखा रहता है कि 50% ऑफ बेसिक सैलरी यानी कि रिटायरमेंट का पार्ट है, और यहाँ से भी क्लियर हो गया वो चीज़, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे डियरनेस अलावेंस भी कंट्रीब्यूट कर, डियरनेस अलावेंस का भी है इसमें परसेंटेज। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हिज फंड एट द रेट 10% वॉज 60,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हमको पता है इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है, तो सबसे पहले हम करेंगे 60,000 अपॉन 10 कर देंगे, इससे हमको 1% की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर उसके बाद उसको 0.5 से इंटू कर देंगे, तो हमको जो 0.5 टैक्सेबल वैल्यू होगा वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 10% था तो 9.5% एग्जेम्प्ट, केवल 0.5% का हमको वैल्यू निकालना रहेगा। He received arrears of salary untaxed related to the previous year 2021। तो इनको arrears of salary मिला है 40,000 रुपीज़, तो ये भी fully taxable होगा। Compute his taxable income from salary for the assessment year 22-23। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ taxable salary for the assessment year 22-23। सबसे पहले हम लेंगे बेसिक सैलरी, दे रखा है 25,000 पर मंथ, 25,000 इंटू 12, 25,000 इंटू 12, यह आ जाएगा 3 लाख रुपीज़। उसके बाद बोला गया है DA 50% ऑफ बेसिक सैलरी, और ये DA रिटायरमेंट पे होगा, तो 50% ऑफ 3 लाख रुपीज़, 3 लाख का 50% 1,50,000 रुपीज़। उसके बाद दे रखा है ट्रांसपोर्ट अलावेंस, तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नहीं है इसलिए फुल्ली टैक्सेबल, तो 1,800 इंटू 12, 1,800 इंटू 12, 21,600 रुपीज़। उसके बाद चिल्ड्रंस एजुकेशन अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि 2 बच्चों के लिए दिया गया है, पर मंथ 350 रुपीज़ और पर चाइल्ड है ये। तो पहले हम निकाल लें कि कितना इन्होंने दिया है, तो 350 यहाँ से लिख लेते हैं, 350 रुपीज़ पर मंथ दिया गया है 2 बच्चों का और 12 महीने तक, तो 350 इंटू 2 इंटू 12, यह आ गया 8,400 रुपीज़। और हमने रूल पढ़ा है कि एग्जेम्प्ट रहता है 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड 2 बच्चों तक, तो यहाँ 2 ही बच्चे हैं, और 12 महीने तक पूरे साल का 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड पूरे साल के लिए एग्जेम्प्ट रहता है। तो 100 इंटू 200 और 200 इंटू 12, यह आ गया 2,400। इसको हम लेस कर देंगे, ये टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी 6,000 रुपीज़, ये टैक्सेबल वैल्यू आएगी। पहले हमने जो अलावेंस मिला था वो लिख लिया, उसके बाद हमने उसमें से एग्जेम्प्ट जो रूल कहता है वो हमने कर दिया। उसके बाद बोला गया है इसमें, और जो ट्यूशन फ़ी है उससे हमसे कोई मतलब नहीं यहाँ पे। उसके बाद रेंट फ्री हाउस, तो रेंट फ्री हाउस की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी होगी। तो रेंट फ्री हाउस का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस का फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिक सैलरी प्लस DA ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस, ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस। बेसिक सैलरी क्वेश्चन में दे रखा है 3 लाख रुपीज़
और डीए जो है वो रिटायरमेंट पे ही है, इसलिए लेंगे हम पूरा। उसके बाद डियरनेस पे या बोनस या फिर कमीशन तो नहीं है, बोनस कमीशन और डियरनेस पे नहीं है। ऑल टैक्सेबल अलावेंस में ट्रांसपोर्ट अलावेंस दे रखा है तो 21,600, एजुकेशन अलावेंस 6,000 रुपीज़। इन दोनों अलावेंस के अलावा और कोई भी अलावेंस नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस हो गया, एजुकेशन अलावेंस हो गया, बाकी क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो हमने ले लिया बेसिक सैलरी, टीए रिटायरमेंट और ट्रांसपोर्ट अलावेंस था और चिल्ड्रन अलावेंस था। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ गया 4,77,600। उसके बाद ये जो कंडीशन है ये है हाउस टेकन ऑन रेंट, हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो इस कंडीशन में हम लेते हैं 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी मतलब कि 15% ऑफ ये जो ऊपर कैलकुलेट किया है हमने 4,77,600 रुपीज़ और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। तो पहले 50% ऑफ निकालने हैं सैलरी का, तो ये आ गया 71,640 और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर क्वेश्चन में गिवन है 70,000 रुपीज़। तो इन दोनों में से जो भी लेस है वो ले लेते हैं हम 70,000। भाई इन दोनों में से जो भी लेस है वो लेते हैं। उसके बाद इसमें से हम क्या कहते हैं ऐड कर देते हैं। अगर कोई फर्नीचर मिला होता है तो उसका डिप्रिसिएशन, और अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय ने पे किया है तो वो लेस कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ये 70,000 ही टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस हो जाएगा। सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर तो 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस। तो ये लेस था, ये ले लिया, ना ही फर्नीचर था ना ही कोई अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय था, तो यही अमाउंट हो गया टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस। ये आ गया 70,000 रुपीज़। उसके बाद दे रखा है फ्री लंच और फ्री रिफ्रेशमेंट। तो पहले लंच का कैलकुलेट कर लेते हैं। लंच का हमको पता है 50 रुपीज़ पर मील एग्जेम्प्ट रहता है, तो यहाँ पे 60 रुपीज़ चार्ज किया गया है, तो 60 रुपीज़ चार्ज किया गया, उसमें से 50 रुपीज़ पर मील तो एग्जेम्प्ट रहेगा, तो 60 माइनस 50 कर दिया हमने, क्योंकि 50 रुपये एग्जेम्प्ट है। और कितने दिनों तक इन्होंने खाया है, तो इन्होंने 300 दिनों तक, तो 60 माइनस 50 10 हो गया, 10 इंटू 300 3,000 रुपीज़ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फ्री लंच हो गया। उसके बाद फ्री रिफ्रेशमेंट, तो रिफ्रेशमेंट अगर ऑफिस के वक्त मिलती है तो वो एग्जेम्प्ट रहती है, एग्जेम्प्ट। रिफ्रेशमेंट के बाद दे रखा है लैपटॉप दिया गया है ऑफिस एंड पर्सनल यूज़ के लिए। अगर ट्रांसफ़र किए होते तो वहाँ जहाँ 107 पेज पे हम लोग ने मोटर कार के बारे में पढ़ा, उससे जस्ट ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ लैपटॉप केवल यूज़ के लिए दिया गया है, इसलिए एग्जेम्प्ट। लैपटॉप के बाद कार की वैल्यू दे रखी है, तो कार को ट्रांसफ़र किया गया है, तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हम कैलकुलेशन करेंगे ऑफ वैल्यू ऑफ कार ट्रांसफर्ड। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं कॉस्ट ऑफ कार जो परचेज के समय थी। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 5 लाख रुपीज़ थी जब 2019 में परचेज की गई, और 2021 में कंपनी ने ट्रांसफ़र किया है एम्प्लॉय को, तो यानी कि 20 और 21 2 साल का डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो और हाँ, इसमें 20% डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे। तो सबसे पहले लेस 20% ऑफ 5 लाख, कार की वैल्यू की जो 20% है, तो 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20%, यह आ गया 1 लाख रुपीज़। इसको हम लेस कर देंगे, यह आ जाएगा 4 लाख रुपीज़। उसके बाद ये तो 1 साल का हो गया, 2 साल का हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब फिर 1 साल का निकालेंगे। अब
इस पे रिटन डाउन वैल्यू पे हमेशा जो अमाउंट डेप्रीशिएशन निकलने के बाद जो आता है उस पे निकालते हैं। तो लेस 20% ऑफ दिस अमाउंट, 4 लाख, 4 लाख का 20%, 4 लाख का 20%, ये हो गया 80,000 रुपीज़। इसको लेस कर देंगे, -4 लाख, सॉरी 4 लाख माइनस 80,000, ये आ गया 3,20,000 रुपीज़। अब ये 1 साल का डेप्रीसिएशन, ये 2 साल का डेप्रीसिएशन। अब ये आ गई वैल्यू कार की। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या एम्प्लॉई से कोई पैसा चार्ज किया गया है। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कंपनी ट्रांसफर्ड अ कार टू हिम फॉर 2,50,000 ऑन 1 अगस्त 2021। तो 2.5 लाख रुपए एम्प्लॉय ने पे किया है। तो लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, 2,50,000 रुपीज़। ये आ गया 70,000 रुपीज़ टैक्सेबल वैल्यू। तो ये फॉर्मूला है 107 पेज पे आप लोग को मिल जाएगा। कार पे हमेशा, कार पे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे रिटन डाउन वैल्यू में निकलता है, और कोई भी मूवेबल एसेट होता है तो उस पे स्ट्रेट लाइन मेथड पे। तो यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू पे निकलना था। कॉस्ट ऑफ कार पे पहले 20% लगाया, फिर उसके बाद ये जो वैल्यू है इस पे लगाया, ये वैल्यू आ गई, फिर अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय आ गई, टैक्सेबल वैल्यू 70,000 रुपीज़। कार की वैल्यू आ गई 70,000 रुपीज़। कार के बाद दे रखा है क्वेश्चन में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो ये भी हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब हम आरपीएफ के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले सैलरी फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। बेसिक सैलरी क्वेश्चन में है 3 लाख रुपीज़, डीए ऑन रिटायरमेंट है 1,50,000 रुपीज़, ना ही डियरनेस पे है ना ही कमीशन ऑन सेल्स है। तो 3 लाख प्लस 1,50,000, यह आ जाएगा 4,50,000 सैलरी फॉर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 15%, और हमको पता है रूल जो है कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में एग्जेम्प्ट रहता है 12% ऑफ सैलरी, ये रूल है। तो यहाँ पे हम टैक्सेबल परसेंट निकाल लें कि कितने परसेंट पे हमको टैक्स लगाना है। तो एक्चुअल परसेंटेज एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 15, और 12% तो एग्जेम्प्ट रहता ही है। तो 3% केवल 3% ऑफ सैलरी पे केवल टैक्स लगेगा। तो टैक्सेबल रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज इक्वल टू 3% ऑफ 4,50,000, 4,50,000 का 3%, यह आ जाएगा 13,500 रुपीज़। सबसे पहले सैलरी कैलकुलेट किया, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 15% था, 12% एग्जेम्प्ट रहता है। तो एक्चुअल परसेंटेज माइनस एग्जेम्प्ट परसेंटेज आ गया टैक्सेबल परसेंट, तो केवल 3% ऑफ सैलरी यानी कि 13,500 टैक्सेबल रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। यह आ गया 13,500 रुपीज़। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बाद इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो इसको भी कैलकुलेट करना होगा। तो ये हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो दे रखा है, जब इंटरेस्ट का अमाउंट और परसेंटेज दोनों दे रखा है तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो लिख लें 60,000 रुपीज़, और 10% गिवन है। तो 60,000 अपॉन 10 कर दिया, इससे हमको 1% की वैल्यू पता चल जाएगी, और हमको केवल 0.5% की निकालनी है, क्योंकि 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है और यहाँ 10% किया गया है, तो हमने इससे निकाला 1% का, इंटू किया 0.5, तो ये आ जाएगा आपका
6000 इंटू 0.5, यह आ जाएगा 3000 रुपीज़ टैक्सेबल। 60,000 किया अपॉन 10 करके फिर उसका इंटू जितना भी परसेंटेज एक्स्ट्रा है वो निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ के बाद दे रखा है अरियर्स ऑफ सैलरी, तो वो भी लेंगे, वो है 40,000 रुपीज़। फिर इन सबको अब ऐड कर लेते हैं, यह आ गया 6,77,100 रुपीज़। ये हो गया ग्रॉस सैलरी। उसके बाद इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 फिक्स होता है। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 6,27,100 रुपीज़ टैक्सेबल सैलरी।